नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर महिपाल सिंह राठौड़ और आज इस वीडियो में मैं आपके साथ चर्चा करूंगा देश के इतिहास के एक बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक के बारे में। कश्मीरी पंडितों को 1990 में कश्मीर में क्यों मारा गया, क्यों लाखों पंडित रातों रात अपना घर छोड़कर पलायन करने को विवश हुए, इसके पीछे कौन से पॉलिटिकल रीजंस थे, कश्मीर में किसकी सरकार थी, केंद्र में किसकी सरकार थी, कौन रिस्पॉन्सिबल है इस पूरी घटना का, गवर्नर का क्या रोल था। ये सारा मुद्दा काफी पॉलिटिकल होता जा रहा है, लेकिन असली हिस्ट्री क्या है, फैक्ट्स के साथ मैं आपको यहां बताने वाला हूं। इस मुद्दे पर कुछ ही दिन पहले एक फिल्म भी रिलीज हुई है, द कश्मीर फाइल्स, जिसके कारण ये पूरा मुद्दा काफी न्यूज में है। संसद में इसकी चर्चा हो चुकी है, प्रधानमंत्री इस फिल्म की तारीफ कर चुके हैं। तो ये पूरा जो टॉपिक है हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें समझना बहुत जरूरी है। इस मुद्दे को जानने के लिए केवल 30 साल पहले का इतिहास जानना जरूरी नहीं है, बल्कि कई सदियों पहले का इतिहास जानना भी जरूरी है। तो हम वहीं से शुरुआत करेंगे, लेकिन आगे बढ़े उससे पहले आपको पाथफाइंडर चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए याद दिलाना चाहता हूं, ताकि इस तरह का अच्छा और प्रॉपरली रिसर्च कंटेंट आपको समय समय पर मिलता रहे। मेरे लेक्चर्स के अपडेट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, पीडीएफ भी वहां डाउनलोड कर सकते हैं। सो यू कैन ज्वाइन आइदर ऑफ दीज टेलीग्राम चैनल्स। आज के समय जो जम्मू कश्मीर का क्षेत्र है, वहां पर पहले हिंदुइज्म डोमिनेंट रिलीजन था। आज से लगभग 2500 साल पहले, 2500 साल पहले हिंदुइज्म वॉज द डोमिनेंट रिलीजन। लेकिन लगभग 2200-2300 साल पहले, द टाइम पीरियड वॉज 300 to 200 BC, उस समय में बुद्धिज्म यहां पर पहुंचता है। देखिए, सम्राट अशोक ने, द ग्रेट मौर्यन किंग अशोक, उन्होंने बुद्धिज्म को काफी तेजी से स्प्रेड करने में मदद करी। बुद्धिस्ट मॉन्क्स, बुद्धिस्ट भिक्षु कश्मीर तक आते हैं और बुद्धिज्म यहां तेजी से स्प्रेड होता है। जब बुद्धिस्ट मॉन्क्स यहां पर आए हैं तो उनकी राइटिंग्स में हमें यह बात पता चलती है कि यहां पर भी एक ट्रेडिशनल हिंदू सोसाइटी थी, वर्ण व्यवस्था थी। बुद्धिज्म के आगमन पर कई लोग इस नए धर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, लेकिन जो ब्राह्मण कास्ट है वो कन्वर्ट नहीं होती है, और मेनली जो ब्राह्मण कम्युनिटी है वही वहां पर हिंदुइज्म को अब आगे कंटिन्यू करेगी। दूसरे जितने भी वर्ण थे वो अब ब्लर हो जाते हैं, क्योंकि सभी बुद्धिज्म में शामिल हो गए और बुद्धिज्म में कोई वर्ण व्यवस्था नहीं थी। कई बुद्धिस्ट टेक्स्ट में ये स्पेशली कमेंट किया गया है कि कश्मीर के समाज में, हिंदू सोसाइटी में महिलाओं की पोजीशन बहुत अच्छी थी कंपेयर टू अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री। यहां पर महिलाओं को बहुत ही उच्च श्रेणी का दर्जा दिया जाता था। बुद्धिज्म के यहां आने के बावजूद हिंदू और बुद्धिस्ट रिलीजन दोनों को एग्जिस्ट करते हैं। हालांकि एक समय में कश्मीर में बुद्धिज्म काफी हावी भी हो गया था, स्पेशली ड्यूरिंग द टाइम ऑफ कुषाण, लेकिन उसके बाद कई हिंदू डायनेस्टीज भी आती हैं और इन सभी राजाओं के बारे में, डायनेस्टीज के बारे में हमें जानकारी मिलती है राइटर कल्हान की किताब राज तरंगिनी से। तो 12th सेंचुरी एडी में ये किताब लिखी गई, राज तरंगिनी। इसका लिटरली मीनिंग यही है कि राजाओं की कहानी। तो ये राजाओं की हिस्ट्री बताती है और कई सारी हिंदू डायनेस्टीज का इसमें जिक्र है। बहुत सारे हमें हिस्टोरिकल एविडेंसेस भी मिलते हैं उन सभी राजाओं के, और सबसे पावरफुल डायनेस्टी जो यहां पर रूल करती है वो है कारकोता डायनेस्टी। अप्रोक्सीमेटली 620 के आसपास ये डायनेस्टी पावर में आती है, 860 के आसपास इसका शासन समाप्त हो जाता है। तो रफली 250 सालों का जो ये टाइम पीरियड है, इसमें ये डायनेस्टी इतनी पावरफुल हो गई एक समय पर कि इसका शासन पूरे उत्तर भारत पर फैल चुका था, राइट अप टिल बंगाल। हालांकि यहां पर इनका डायरेक्ट रूल नहीं था, इनडायरेक्ट रूल था, दूसरे राजाओं को अपने अधीन कर दिया था इन्होंने। बट हाँ, उत्तर भारत में सबसे पावरफुल कारकोता डायनेस्टी बन गई थी कुछ दशकों के लिए। और इस कारकोता डायनेस्टी का मेन जो पावर सेंटर है वो ऑफकोर्स जम्मू एंड कश्मीर था। सो राइट फ्रॉम अफगानिस्तान टिल बंगाल दिस डायनेस्टी वाज रूलिंग फॉर मेनी इयर्स। इस कारकोता वंश को अपने चरम पर ले जाने वाले और सबसे ताकतवर राजा इस वंश के जो रहे वो थे ललितादित्य मुक्तपीड़। ही वॉज रूलिंग इन द 8th सेंचुरी। तो 8th सेंचुरी में लगभग 35 साल इनका शासन रहा और उन्होंने ही मोस्टली ये सारी लड़ाइयां जीती थी, उत्तर भारत को अपने कंट्रोल में लिया था। और उनके समय में ही एक बहुत ही फेमस मार्तंड सन टेम्पल कश्मीर में बनाया जाता है। तो ये मार्तंड सन टेम्पल जो है कुछ इस प्रकार का नजर आता था पहले, अब ये पूरी तरह से खंडित हो चुका है। लेटर ऑन जो इस्लामिक इन्वेजन्स हुए उनमें इसे तोड़ दिया गया और आज के समय में ये कुछ इस प्रकार का नजर आता है। कई फिल्मों में यहाँ पर आजकल शूटिंग वगैरह होती है, तो आप इसे देख सकते हैं बैकग्राउंड में। तो ये मार्तंड सूर्य टेम्पल जो है ये देश के कुछ चुनिंदा सन टेम्पल्स में से एक है। सन टेम्पल्स आर नॉट दैट कॉमन इन इंडिया, कम है, कई सारे हैं लेकिन कम है। तो उनमें से ये बहुत ही फेमस और बहुत ही भव्य सन टेम्पल हुआ करता था। आप कभी जम्मू कश्मीर जाएं तो इस टेम्पल को जरूर विजिट कीजिएगा। इस कारकोता वंश के दौरान ही कश्मीरी पंडित्स बहुत अच्छे से थ्राइव करते हैं। कश्मीरी पंडित्स हिंदू लर्निंग का बहुत बड़ा सेंटर बना देते हैं कश्मीर को। जिसे भी ज्ञान चाहिए हिंदू धर्म का, शास्त्रों का, वो कश्मीर पढ़ने के लिए जाना चाहता था। कश्मीर बिकेम सो फेमस एज अ सेंटर ऑफ लर्निंग कि ये एक्सक्लूसिव हो चुका था। कश्मीर में हर कोई पढ़ने जा भी नहीं सकता था। जैसे आज के समय एंट्रेंस टेस्ट वगैरह होते हैं, वैसे ही कश्मीर में केवल एंटर होने के लिए आपकी अच्छी जान पहचान होनी जरूरी थी और केवल ज्ञान वाले लोगों को यहाँ पर आने दिया जाता था और फिर उनको पढ़ने दिया जाता था। तो कोई भी बाहरी व्यक्ति कश्मीर में नहीं जा सकता था। एंट्री टू आउटसाइडर्स वॉज फॉरबिडन।
नॉट जस्ट फॉर लर्निंग बट इवन दूसरे कामों के लिए भी, आप व्यापार वगैरह के लिए भी नहीं जा सकते थे। तो थोड़ा सा कश्मीर उस समय से ही आइसोलेटेड नॉर्थ इंडिया के दूसरे एरिया से था। लेकिन आइसोलेशन का यह मतलब नहीं है कि पूरी तरह से कट ऑफ है। वहां पर धर्म, हिंदुइज्म, बुद्धिज्म दोनों थ्राइव कर रहे हैं और बाहरी लोगों को आने के लिए बस परमिशन लेनी पड़ती है। और आपको कश्मीर में दरबार में किसी अच्छे ऊंचे पद पर आसीन व्यक्ति को जानना जरूरी है, तभी आप कश्मीर में आसानी से एंट्री पा सकते हैं। इस समय कश्मीर में शैविज्म एक बहुत बड़ा सेक्ट बनकर, संप्रदाय बनकर उभरता है। तो जैसे शैविज्म, वैष्णविज्म, ये सब डेवलप हो रहे थे मिडिवल हिस्ट्री में, एंशिएंट हिस्ट्री में हम पढ़ते हैं, तो यहाँ शैविज्म का बहुत बड़ा सेंटर था। कारकोता डायनेस्टी के बाद में उत्पल और लोहार डायनेस्टी यहाँ पर रूल करती हैं और इनका रूल 1320 के आसपास काफी कमजोर पड़ जाता है या ऑलमोस्ट समाप्त हो जाता है 1339 में, ड्यू टू द इन्वेजन ऑफ मंगोल्स। तो मंगोल जिन्होंने 13th सेंचुरी में पूरे सेंट्रल एशिया को अपने कब्जे में कर लिया था, लेकिन किसी तरह से काराकोरम और हिमालय को पार करके ये कश्मीर तक नहीं पहुंचे थे, वहां भी ये पहुंच जाते हैं इन 1320। तो मंगोल लीडर दालूचा के नेतृत्व में कश्मीर पर एक बहुत भारी हमला होता है और जैसा कि मंगोल्स का ट्रेडिशन था, वो जहां पर भी अटैक करते थे पूरे के पूरे शहरों को खत्म कर देते थे, शहर को आग लगा दी, जमींदोज कर दिया, बड़े बड़े मैसेकर्स किए, आदमियों को मार दिया, महिलाओं और बच्चों को गुलामी में बेच दिया। ये मंगोल्स के ट्रेडिशंस थे। दिस इज हाउ द मिडिवल वर्ल्ड वर्कड, स्पेशली ऑफ द मंगोल्स। तो यहां पर कश्मीर के साथ भी यही होता है। अब इस समय जो यहां पर रूलिंग डायनेस्टी थी, लोहार डायनेस्टी, वो भी काफी कमजोर हो चुकी थी और इस घटना ने कश्मीर को काफी कमजोर कर दिया। एंड यहां पर कुछ ही सालों में मुस्लिम शासन आ जाता है। शासन कैसे आया? तो देखिए 1339 में शाह मीर नाम के एक व्यक्ति ने गद्दी अपने कंट्रोल में ले ली। सो ही वॉज एम्प्लॉयड अंडर द लोहार डायनेस्टी रूलर्स। वो एक आर्मी जनरल या आर्मी ऑफिसर था वो व्यक्ति, और उन्होंने क्या करा कि जैसे ही देखा कि सत्ता कमजोर हुई है तो अपना कंट्रोल यहां पर स्थापित कर लिया। अब ये शाह मीर डायनेस्टी जो है, इसको लेकर हिस्टोरियंस में थोड़ा सा कंफ्यूजन है कि ये कहां से आई थी। कुछ हिस्टोरियन कहते हैं कि ये अफगानिस्तान वाले एरिया से आए थे, कुछ कहते हैं कि ये स्वात वैली वाले एरिया से आए थे जो आज के समय में पाकिस्तान में है, और कुछ अकाउंट्स कहते हैं कि रजौरी वाला जो एरिया है जम्मू का, वहां से आए थे। तो बेसिकली देवर फ्रॉम आउटसाइड कश्मीर। तो जो मेन कश्मीर घाटी है उसके बाहर से आकर ये यहाँ पर इसी लोहार डायनेस्टी के अधीन में काम वाम कर रहे थे। लेकिन जब ये राजा कमजोर हो जाते हैं तो जो आर्मी जनरल हैं, वो मुस्लिम आर्मी जनरल अपने सत्ता स्थापित करके शाहमीर डायनेस्टी की स्थापना कर देते हैं। तो कश्मीर 14th सेंचुरी से मुस्लिम शासन के अधीन आ जाता है। 1339 में ये शाहमीर यहाँ पर स्थापित हो जाते हैं पूरी तरह से, और उसके बाद कन्वर्जन्स बड़े स्तर पर शुरू होते हैं। तो कश्मीरी पंडित जो अब एक तरह से हिंदुइज्म को यहां पर आगे बढ़ा रहे हैं, उनका कन्वर्जन धीरे धीरे स्टार्ट होता है और बाय द एंड ऑफ 14th और 15th सेंचुरी कश्मीर में मेजॉरिटी मुस्लिम्स की हो चुकी है। तो जहां पर मेजॉरिटी हिंदूज की थी, 150 सालों के अंदर अंदर ये बदलकर मेजॉरिटी मुस्लिम हो चुका है। इसमें बहुत बड़ा रोल बताया जाता है सिकंदर शाह, जिसे सिकंदर बुत शिकन भी कहते हैं, बिकॉज ही डिस्ट्रॉयड अ लॉट ऑफ टेम्पल्स। कई मूर्तियों को इन्होंने तोड़ा था, इसीलिए ये उपाधि दी गई बुत शिकन। तो सुल्तान बुत शिकन का जो रूल है 1389 से 1413 तक रहता है, और इसमें हिंदूज को बहुत ज्यादा परसिक्यूट किया गया, कई सारे फोर्स कन्वर्जन हुए, और ये वो समय काल है जब सबसे ज्यादा कन्वर्जन हुए थे। और उस समय भी कश्मीरी पंडितों को, कईयों को कश्मीर छोड़कर देश के दूसरे हिस्सों में जाना पड़ता है। बाय द टाइम 15th सेंचुरी यहां पर स्टार्ट होती है तो कश्मीर में अब एक अच्छी खासी मुस्लिम पॉपुलेशन है, और 16वीं सदी में जब यहां पर मुगल्स ने अटैक किया था तब तक ऑलमोस्ट पूरी पॉपुलेशन इस्लाम में तब्दील हो चुकी थी। लेकिन कश्मीर में रहने वाले जो पंडित हैं, क्योंकि वो पढ़े लिखे थे, दे वर वेरी मच लर्नेड, तो उनको राजा या सुल्तान के दरबार में एडमिनिस्ट्रेशन में नौकरियां भी मिलती थी। पढ़ाने लिखाने का जो काम है वो मोस्टली पंडित ही करते थे। स्कूल में टीचर्स पंडित थे, एडमिनिस्ट्रेशन में अकाउंट्स वगैरह का जो काम है उसमें बहुत सारे पंडित्स को एम्प्लॉय किया जाता था। तो संख्या में कम है, बट दे वर अ वेरी इन्फ्लुएंशियल माइनॉरिटी। इनफैक्ट बाद में जो कश्मीर में डोगरा डायनेस्टी तक आई थी, लेटर ऑन डायनेस्टीज चेंज होती रहती हैं, मुगल एडमिनिस्ट्रेशन आता है, उसके बाद सिख रूल आता है, फिर डोगरा डायनेस्टी आती है, तो सभी के प्रशासन में कश्मीरी पंडितों का एक ठीक ठाक यहां पर रोल था, बिकॉज दे वर वेरी मच लर्नेड, पढ़ी लिखी कम्युनिटी थी, तो ऑफकोर्स हमेशा उनको स्थान दिया जाता था इज्जत के साथ प्रशासन में। लेकिन अब क्या होता है कि आजादी के समय चीजें बदलनी स्टार्ट होती हैं। अब 1947 में जब भारत आजाद होता है, उस समय भी कश्मीर की पॉलिटिकल सिचुएशन थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड थी, थोड़ी क्या बहुत कॉम्प्लिकेटेड थी, लेकिन फिर भी कश्मीरी पंडित वहां पर रह रहे हैं, दे आर स्टिल देयर। हालांकि कुछ लोग माइग्रेट कर जाते हैं बिकॉज ऑफ इकोनॉमिक रीजंस, क्योंकि कश्मीर, जम्मू कश्मीर में इकोनॉमी इतनी अच्छी नहीं थी, तो कुछ लोग माइग्रेट करके बाहर जाते हैं देश के अन्य हिस्सों में, बट दैट इज नॉर्मल। राजस्थान से भी लोग बाहर जाते हैं, गुजरात से भी जाते हैं, उत्तर प्रदेश से भी लोग जॉब्स वगैरह के लिए दूसरे एरियाज में जाते हैं। सो दैट वाज एन इकोनॉमिक माइग्रेशन, क्योंकि कई लोग यहां पर अभी मैं देख रहा हूं कि ये पॉइंट आउट कर रहे हैं कि कश्मीरी पंडित तो 1950 से माइग्रेट कर रहे हैं, पलायन तो तब से चल रहा है। तो देखिए, वो पलायन किसी की दहशतगर्दी के कारण नहीं था, किसी के हिंसा के डर के कारण नहीं था, वो पलायन एक इकोनॉमिक पलायन है। सभी करते हैं नौकरी के लिए, हर कोई बाहर इधर उधर जाता है बिजनेस सेटअप करने के लिए। इट वॉज दैट काइंड ऑफ अ माइग्रेशन।
और वो छिटपुट संख्या में था, कोई बहुत बड़ा माइग्रेशन नहीं था। लेकिन 1990 आते आते हालात इतने खराब हो जाते हैं कि कश्मीरी पंडितों को धमकियां दी जाती है इस्लामिक रेडिकल्स के द्वारा और मिलिटेंट्स के द्वारा कि या तो कश्मीर छोड़ दो, या फिर कन्वर्ट कर जाओ इस्लाम में, या फिर मारे जाओ। तो ये तीन आपके पास ऑप्शन है, आइदर यू कन्वर्ट और यू डाई और यू लीव कश्मीर। तो ये एक्सोडस जिसे कहा जाता है, एक रात में नहीं हुआ था। ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है कि सब कुछ एक ही रात में हो गया, कि 19 जनवरी की रात को सब कुछ बदल गया। अक्सर आपने इस तरह के स्टेटमेंट सुने होंगे, लेकिन ये एक रात की कहानी नहीं थी। इसके पीछे कई सालों से चला आ रहा इस्लामिक रेडिकलाइजेशन था कश्मीर घाटी में। पाकिस्तान के द्वारा सपोर्टेड, आईएसआई के द्वारा सपोर्टेड और बढ़ाया गया इस्लामिक रेडिकलाइजेशन भी था, जिसके कारण ये धमकियां 19 जनवरी को बहुत बड़े स्तर पर दी गई। तो ये एक्सोडस एक बहुत बड़ी मानव त्रासदी है। इट्स अ बिग ह्यूमैनिटेरियन ट्रेजेडी। इनफैक्ट भारत के अंदर सबसे बड़ी ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस के रूप में ये सामने आया था, और जिसके कारण भारत के अंदर ही भारत के लोगों को इंटरनली डिस्प्लेस होकर आज भी रहना पड़ रहा है। लेकिन ये पलायन केवल एक दिन की या एक रात की धमकियों के कारण नहीं हुआ था। इट वॉज नॉट एन ओवरनाइट एक्सोडस। इसे कहा जाता है कई बार कि ये एक ही रात में हालात बदल गए, लेकिन एक ही रात में हालात नहीं बदले थे। इन हालात बदलने के पीछे कई सालों की मेहनत थी किसी और की। तो आइए इसको समझते हैं हम सबसे पहले जम्मू कश्मीर की पॉपुलेशन डेटा को देखकर। 1981 का भारत का सेंसस का डेटा अगर हम देखें तो जम्मू कश्मीर राज्य की आबादी थी अप्रोक्सीमेटली 60 लाख, टू बी वेरी स्पेसिफिक 59 पॉइंट समथिंग लाख थी। हम 60 लाख मान लेते हैं इजियर अंडरस्टैंडिंग के लिए। उस 60 लाख में से अगर कश्मीर डिवीजन की आप आबादी देखोगे तो वो अप्रोक्सीमेटली 55% थी इसका भी, तो दैट इज रफली अराउंड 32 लाख के आसपास ये आंकड़ा आएगा। और यहां पर 94% आर मुस्लिम और हिंदू माइनॉरिटी इज 4.42%। लेकिन इस 4.42% में भी सभी कश्मीरी पंडित नहीं थे, कुछ अन्य जाति के भी लोग थे, पंडित नहीं थे। देर आर सम हिंदू गुज्जर्स एज वेल, मुस्लिम गुज्जर भी थे, लेकिन कुछ अन्य जातियां भी थी, बट मेजॉरिटी इज पंडित। ठीक है, तो हम यहां मान के चल सकते हैं कि अप्रोक्सीमेटली 4% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ कश्मीर डिवीजन वॉज हिंदू। जम्मू में आप देख सकते हैं कि आंकड़ा 60% के पार है, आज भी है। लेकिन 1981 में कश्मीर घाटी में या कश्मीर डिवीजन में 4.5% के आसपास हिंदूज थे, जिनमें से 4 पॉइंट समथिंग परसेंटेज अप्रोक्सीमेटली वेर कश्मीरी पंडित्स। तो 1981 के आंकड़ों के अनुसार कश्मीर घाटी में अप्रोक्सीमेटली 1,30,000 कश्मीरी पंडित रहते थे। 1990 तक आते आते ग्रोथ रेट को आप थोड़ा सा एक्स्ट्रापोलेट भी कर लो तो यह आंकड़ा लगभग 1.5 लाख के आसपास पहुंच गया था। तो 1989 में जब कश्मीरी पंडितों के साथ बड़े स्तर पर हिंसा शुरू होती है, उस समय घाटी में लगभग 1.5 लाख के आसपास कश्मीरी पंडित रह रहे थे। अब हम बात करते हैं राज्य के पॉलिटिकल हालात के बारे में। तो देखिए 1982 में शेख अब्दुल्ला की डेथ हो जाती है। शेख अब्दुल्ला वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल पर्सनालिटी ऑफ हिज टाइम पीरियड। देश आजाद हुआ था उस समय, ये कश्मीर के पहले प्राइम मिनिस्टर बने थे, बाद में चीफ मिनिस्टर बने। बीच में जवाहरलाल नेहरू और कांग्रेस पार्टी के साथ यानी कि दिल्ली के साथ इनका फॉल आउट हो गया, इन्हें जेल में डाल दिया गया। कुछ सालों बाद इन्हें जेल से रिहा किया गया, फिर से चीफ मिनिस्टर बनते हैं। 1970s में फाइनली ये तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के साथ एक समझौता करते हैं, जिसके तहत ये तय हो गया कि कश्मीर में प्लेबिसाइट तो नहीं हो सकता है। और इससे कुछ लोग इनसे नाराज भी हो गए थे, खास करके जो कश्मीर में इस्लामिस्ट पार्टीज हैं, जमाते इस्लामी जैसे जो संगठन है, वो इनसे 1970 के दशक से नाराज थे। 1982 में जब इनकी डेथ होती है तो पार्टी और सत्ता की कमान इनके बेटे डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के हाथ में चली जाती है। इनकी पार्टी का नाम है नेशनल कॉन्फ्रेंस। अभी इस पार्टी को लीड कर रहे हैं फारूक अब्दुल्ला के बेटे उमर अब्दुल्ला, हु हिमसेल्फ हैज बीन चीफ मिनिस्टर। तो इस परिवार की 3 पीढ़ियां चीफ मिनिस्टर बन चुकी हैं। तो फारूक अब्दुल्ला जब चीफ मिनिस्टर बनते हैं, उसके बाद इलेक्शंस होते हैं अगले साल, और इस इलेक्शन में ये बड़े आसानी से जीत जाते हैं। अभी तक भी स्थिति ठीक थी, लेकिन बैकग्राउंड में काफी कुछ चल रहा था। 1980s का ये वो दौर है जब पाकिस्तान में जो मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट है और आईएसआई है, वो कश्मीर को लड़ाई से तो नहीं जीत सकता था, उसे ये चीज पता चल चुकी थी। 2 लड़ाइयों में वो हार चुके थे, 3 लड़ाइयों में हार चुके थे। तो अब उन्होंने कश्मीर में इस्लामिस्ट टेररिज्म को बढ़ावा देने का निर्णय किया और काफी ज्यादा आइडियोलॉजी, वहाबिस्ट आइडियोलॉजी वाले लोगों को कश्मीर में भेजकर यहां पर धीरे धीरे जनता का रेडिकलाइजेशन शुरू किया जाता है। हालांकि ये प्रोसेस 1980 के शुरुआती दौर में थोड़ा धीमे था, लेकिन 1985 के बाद ये तेजी से होता है। इसका एक बहुत बड़ा कारण था पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। तो कश्मीर में 1984 से हालात पॉलिटिकली बहुत ही अनस्टेबल हो जाते हैं। कॉन्स्टेंटली गवर्नर रूल, प्रेसिडेंट्स रूल रहता है, और इस सब की शुरुआत होती है 1984 में, जब नेशनल कॉन्फ्रेंस और इसी परिवार के बीच में आपसी कलह शुरू होती है। गुलाम मोहम्मद शाह, सीनियर लीडर ऑफ द नेशनल कॉन्फ्रेंस, फारूक अब्दुल्ला के ब्रदर इन लॉ और शेख अब्दुल्ला के दामाद, ये मुख्यमंत्री बनना चाहते थे। मुख्यमंत्री बन गए थे फारूक अब्दुल्ला। तो इन्होंने केंद्र की कांग्रेस सरकार के साथ हाथ मिला लिया। केंद्र में उस समय इंदिरा गांधी की सरकार थी, उनसे हाथ मिलाकर ये फारूक अब्दुल्ला की सरकार को गिरा देते हैं। तो फारूक अब्दुल्ला की जो गवर्नमेंट है, उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस के कई लीडर्स छोड़कर, उनका साथ छोड़कर
इनके साथ आ जाते हैं, गुलाम मोहम्मद शाह या गुल शाह के फेवर में आ जाते हैं और 2 साल के लिए ये चीफ मिनिस्टर बन गए। अब गुलाम मोहम्मद शाह की इस नई नवेली सरकार के पास जनता का मताधिकार नहीं था, क्योंकि 1983 के इलेक्शंस किसके अधीन लड़े गए थे? फारूक अब्दुल्ला ने जीते थे वो इलेक्शंस। तो गुलाम मोहम्मद शाह के पास जनता का सपोर्ट नहीं था, बट वो मुख्यमंत्री बन चुके थे। तो इसीलिए अब इनकी पार्टी ने लोकली अपनी पकड़ बनाने के लिए, मजबूत करने के लिए, जनता के बीच में अपनी पकड़ बनाने के लिए कई इस्लामिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को सपोर्ट करना शुरू कर दिया, जिनमें सबसे प्रमुख था जमाते इस्लामी। जमाते इस्लामी संगठन भारत के साथ विलय नहीं चाहता था कश्मीर का। वो अभी भी यही मानता था कि कश्मीर या तो इंडिपेंडेंट हो या पाकिस्तान के साथ जाए। इस तरह की पार्टी, इसकी विचारधारा वाले लोगों के साथ इनका जुड़ाव शुरू होता है। और गुलाम मोहम्मद शाह का जो ये 2 साल का कार्यकाल है, इस समय कई दंगों की घटनाएं होती है, जिनमें सबसे प्रमुख है अनंतनाग के दंगे। तो 1986 में अनंतनाग नाम की जो जगह है दक्षिणी कश्मीर में, वहां पर दंगे होते हैं। कई कश्मीरी पंडितों के घरों को जला दिया जाता है और उसमें सरकार कुछ नहीं कर पाती, क्योंकि ऑफकोर्स जो पार्टीज थी वो उन्हें सपोर्ट कर रही थी, उन संगठनों को। तो इसीलिए ये वाला जो एडमिनिस्ट्रेशन है ये अटरली फेल हो जाता है। कई एरियाज में दंगे और हिंसा के बाद जो अब केंद्र की नई कांग्रेस सरकार है राजीव गांधी की, वो अपना सपोर्ट इनसे हटा लेते हैं। राजीव गांधी कहते हैं कि अब हम इस सरकार को सपोर्ट नहीं कर सकते। तो इनकी जो ज्वाइंट सरकार थी, कांग्रेस के समर्थन से ही वहां पर सरकार बनी थी, ये सरकार अब गिर जाती है। इसी समय भारत में एक और इंपॉर्टेंट घटना हुई थी। बाबरी मस्जिद के तालों को खोल दिया गया था। बाबरी मस्जिद पर जो ताला लगा था उसे खोल दिया गया। हिंदूज और मुस्लिम्स दोनों को एक स्पेसिफिक एरिया दे दिया गया कि आप वहां पर जाकर प्रे कर सकते हैं। लेकिन इसके कारण देश में तनाव काफी बढ़ गया, राजनीतिक, धार्मिक, हर तरह से। अब इसी समय में ये अनंतनाग वाले दंगे भी हुए थे। उसका रीजन ये था कि जम्मू सिविल सेक्रेटरीट में एक मंदिर है, उसे तोड़कर वहां पर एक मस्जिद बनाने का निर्णय लिया गया गुलाम मोहम्मद शाह की सरकार के द्वारा। और उसके बाद ये अनंतनाग राइट्स होते हैं। कई सारे हिंदू मंदिरों को तब तोड़ा गया, कई कश्मीरी पंडितों को मारा गया। इस घटना के बाद में कांग्रेस सरकार ने अपना सपोर्ट यहां से खींच लिया और गवर्नर्स का रूल इंपोज कर दिया जाता है। गवर्नर्स रूल इंपोज होने के बाद अब कांग्रेस पार्टी ये चाहती थी कि जम्मू कश्मीर में जो चुनाव होंगे कुछ महीनों बाद, उसमें हमारी जीत तय हो। तो इसके लिए राजीव गांधी ने फिर से फारूक अब्दुल्ला की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया। तो जिनकी सरकार 1984 में गिराई गई थी, अब उन्हें फिर से इनवाइट किया जाता है बातचीत के लिए। और राजीव गांधी, फारूक अब्दुल्ला और कांग्रेस के सीनियर लीडर मुफ्ती मोहम्मद सईद, ये तीनों मिलकर एक डील करते हैं, बात करते हैं कि हम साथ में चुनाव लड़ेंगे। और 1987 में ये चुनाव होते हैं कश्मीर के असेंबली इलेक्शंस। लेकिन इस इलेक्शन में बहुत बड़े स्तर पर धांधली होती है। दीज वेर द मोस्ट फ्रॉडुलेंट इलेक्शंस एवर हेल्ड इन द हिस्ट्री ऑफ कश्मीर, क्योंकि यहां पर वोट को रिग किया गया, कई गलत तरीकों से इंश्योर किया गया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के जो प्रतिनिधि हैं वही जीतकर असेंबली में पहुंचे और सरकार बनाए। कांग्रेस और एनसी गठबंधन के सामने चुनाव लड़ रहा था मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट, MUF। इस MUF में कई इस्लामिक पार्टीज थी और कई ऐसे लोग चुनाव लड़ रहे थे जो आगे चलकर बहुत बड़े बड़े आतंकवादी बन गए या फिर अलगाववादी नेता बन गए। तो ये सभी उस समय चुनाव लड़ रहे थे। इन्हें लगा कि हम 87 का इलेक्शन जीतकर अपनी पार्टी बना लेंगे और कश्मीर में अपने अनुसार पॉलिटिक्स को चलाएंगे। लेकिन इलेक्शंस पूरी तरह से रिग्ड थे, फ्रॉड थे, और उसमें कहीं पर भी MUF के कैंडिडेट्स की जीत नहीं होती है। इनफैक्ट कई जगह तो ऐसा था कि प्रतिनिधि को हारा हुआ घोषित कर दिया था, वो घर चला गया अपने, उसके बाद उसे 2 घंटे बाद बुलाकर बताया गया कि जनाब, आप जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रतिनिधि हैं, आप जीत चुके हैं, यू हैव वन द इलेक्शन। तो इस घटना से कई सारे लोग जो ये चुनाव लड़ रहे थे, ये बिल्कुल भारत स्टेट पर अपना भरोसा खो देते हैं और इसका फायदा ISI ने उठाया, पाकिस्तान ने उठाया। तो रेडिकलाइजेशन धीरे धीरे चल ही रहा था, लेकिन अब तो उन्होंने ओपनली कहना शुरू कर दिया कि इस इंडियन गवर्नमेंट या इंडियन स्टेट के साथ आप कभी अपना पॉलिटिकल फ्यूचर नहीं देख पाएंगे। तो इस 87 के इलेक्शंस के बाद बड़े स्तर पर लोगों को सीमा पार भेजा जाने लगा। तो पाकिस्तान की तरफ से ISI ने यहां से जो डिसएन्चेंटेड यूथ था, जो ये चुनाव हारे हुए जवान लड़के थे 25-30 साल के, इनको पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर की तरफ बुलाकर आतंकवाद की ट्रेनिंग दी गई, मिलिटेंट बनने की ट्रेनिंग दी गई। उन्हें कहा कि आपने चुनाव ट्राई कर लिए, बैलेट ट्राई कर लिया, अब बुलेट ट्राई करो, हथियार उठाओ, बंदूक उठाकर दहशतगर्दी फैला दो। और अगले 3 सालों में कश्मीर के हालात दिन ब दिन बिगड़ते गए। 1987 के बाद से कश्मीर में कभी शांति नहीं हो पाई थी। MUF के जो सपोर्टर्स थे, जिन्होंने पहले चुनाव में वोट भी डाला था, वो सब अब सेपरेटिस्ट और मिलिटेंट लीडर्स बन चुके थे। अब ये जो यासिन मलिक, जो बड़े बड़े अलगाववादी नेता हैं आज के समय में, किसी समय में आतंकवाद का सहारा लेते थे, अब तो इन्होंने बंदूक छोड़ दी है, समर्पण कर दिया था, लेकिन ये भी उस चुनाव में लड़े थे। सैयद अली शाह जिलानी, दीज ऑल पीपल वेर देयर इन दैट इलेक्शंस, दे वर फाइटिंग दैट 1987 इलेक्शंस। लेकिन उसके बाद अब इन्होंने तय किया कि केवल आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट ही एकमात्र रास्ता है, जो पूरी तरह से गलत था। आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट कभी भी, हिंसा कभी भी सही रास्ता नहीं हो सकता। तो कश्मीर में बड़े स्तर पर रेडिकलाइजेशन अब शुरू होता है और इसके कई सारे अलग जियोपॉलिटिकल रीजंस भी थे। देखो 1980s में दुनिया में एक बहुत बड़ी घटना थी, सोवियत यूनियन के द्वारा अफगानिस्तान पर हमला करना और अफगानिस्तान में हार जाना। तो 1988 तक
सोवियत यूनियन ऑलमोस्ट हार चुका था, 89 में ऑफिशियली उसने अपनी हार स्वीकार कर ली थी। तो सोवियट्स को जब अफगान जिहादियों ने हरा दिया, ऑफ कोर्स विद द सपोर्ट ऑफ अमेरिका, तो दुनिया भर में ये जो जिहाद में बिलीव करने वाले लोग थे, इन्हें लगने लगा कि जिहाद से हम सोवियत यूनियन को, एक महाशक्ति को हरा सकते हैं, तो भारत क्या चीज है, हम भारत को भी यहां पर हरा देंगे। ईरान में इस्लामिक रेवोल्यूशन हुआ था 1979 में, उसमें भी अमेरिका समर्थित सरकार को हटाकर एक इस्लामिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, एक इस्लामिस्ट सरकार ईरान में अपना सत्ता बना लेती है। फिर मुस्लिम ब्रदरहुड काफी पावरफुल हो रहा था, पैलेस्टाइन में हमास नाम का संगठन काफी पावरफुल हो रहा था, इंतफिदा उन्होंने शुरू कर दिया था 1989 में। तो दुनिया भर में एक ऐसी आंधी चल रही थी जिसमें ऐसा लग रहा था कि जिहाद या वायलेंस का जो रास्ता है वो प्रोबेबली एक बहुत ही अच्छा रास्ता है, उससे हमारे पॉलिटिकल गोल्स को हम अचीव कर पाएंगे। तो अभी तक कश्मीरी पंडितों के खिलाफ कोई हिंसा नहीं हो रही थी, कोई बड़े स्तर की हिंसा नहीं थी, दे वर लिविंग पीसफुली। इनफैक्ट कश्मीरी पंडित्स अभी भी प्रशासन में बहुत बड़ी संख्या में थे, सरकारी नौकरियों में थे, दे वर टीचर्स, दे वर ब्यूरोक्रेट्स, एवरीवेयर यू कुड सी कश्मीरी पंडित्स। तो एक माइनॉरिटी होते हुए भी दे वर डूइंग वेरी गुड। लेकिन अब क्या हो रहा है, वहाबिज्म का स्प्रेड हो रहा है। वहाबिज्म इज अ वेरी एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी। अब्दुल वहाब 18वीं सदी में एक सऊदी अरेबिया में व्यक्ति हुआ करते थे, जिन्होंने कहा कि इस्लाम वैसा होना चाहिए जैसा 7वीं सदी में था। तो जैसा ओरिजिनल इस्लाम था वैसा ही इस्लाम आज 18वीं सेंचुरी में फॉलो करो। तो इनकी यही वहाबिस्ट आइडियोलॉजी आज भी ज्यादातर आतंकवादी संगठन फॉलो करते हैं, और यही वहाबिस्ट आइडियोलॉजी को कई ऑयल रिच अरब नेशंस, टू बी वेरी स्पेसिफिक सऊदी अरेबिया ने इसे फैलाया वाया पाकिस्तान एंड ISI। कई सारे मदरसों को फंडिंग दी गई कि बच्चों को रेडिकलाइज किया जाए, जवान लड़कों को रेडिकलाइज किया जाए। उनके हाथों में बंदूक थमाने का काम पाकिस्तानी आर्मी और ISI कर रहे थे। सीमा पार LOC पार उन्हें भेजा जा रहा था, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में आतंकवादी कैंपों में ट्रेनिंग दी जा रही थी। तो ये सब कुछ चल रहा था, और इसका जो ओवरऑल एक लार्जर इंपैक्ट है वो दुनिया में भी देखने को मिला इन 9/11। वो क्या इंपैक्ट है, अगर आप जानना चाहते हो तो मेरे इन वीडियोस को जरूर देखिए पाथफाइंडर पर। अब ये समय ऐसा था जब JKLF, जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट जैसा एक संगठन बनता है, और इसने हिंसा का सहारा लिया तो ये एक आतंकवादी संगठन बन जाता है। इट वॉज प्रॉपरली प्रो पाकिस्तान, क्योंकि ऑफकोर्स सारी फंडिंग ही पाकिस्तान से आ रही थी। और जमाते इस्लामी जैसा जो संगठन है, जो पहले इंडिपेंडेंस की बात कर रहा था, अब वो कहता है कि नहीं, कश्मीर को तो पाकिस्तान से जोड़ना है। एक बात को समझना, यहां कश्मीर में भी दो तरह के थिंकिंग वाले लोग थे, दो सोच थी, दो विचारधारा थी। एक विचारधारा ये कहती थी कि कश्मीर इंडिपेंडेंट होना चाहिए, जैसा कि प्रॉमिस किया गया था 1947 में, प्लेबिसाइट हो और हम अपना इंडिपेंडेंट देश बनाएंगे। उस विचारधारा के भी कई लोग थे, और उनमें से ज्यादातर लोगों को गोली मार दी किसने, यही JKLF वालों ने, क्योंकि ये चाहते थे कि कश्मीर पाकिस्तान के साथ मिल जाए। तो ये दो विचारधारा का भी आपस में उस समय टकराव चल रहा था, एंड मेनी मॉडरेट मुस्लिम्स और पीपल हु वांटेड इंडिपेंडेंस और वांटेड टू स्टे विद इंडिया, दे वर आल्सो मर्डर्ड। ओके, तो ये जमाते इस्लामी जो संगठन है, इसने बहुत तेजी से लड़कों को मोबिलाइज करना शुरू किया। एंटी इंडिया सेंटिमेंट दिन रात वहां पर दीवारों पे लिखे जाते थे, जगह जगह रैलीज होती थी पूरे कश्मीर घाटी में। श्रीनगर में ये हालात हो गए थे कि ओपनली पाकिस्तान को सपोर्ट करते हुए नारे लग रहे थे, और सरकार पुलिस कुछ नहीं कर पा रही थी। कश्मीरी मिलिटेंट्स 1988 तक इतने ज्यादा पावरफुल हो गए थे कि बाजार में AK-47 लेकर घूमते हुए लड़कों को रोकने वाला कोई नहीं था। पुलिस उनको देखकर दुबक जाती थी, पुलिस चुपचाप छुप जाती थी पुलिस थाने में, जब ये AK-47 लिए लड़के बाजारों में घूमते थे, लाल चौक पर घूमते थे और ओपनली भारत को अपशब्द कहते थे। तो धीरे धीरे ये एंटी इंडिया सेंटिमेंट एंटी हिंदू सेंटिमेंट बन जाता है। अब ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रांसफॉर्मेशन है। अभी तक डिमांड क्या थी, आजादी की, लेकिन अब इस आजादी में साइड लाइन में एक हिंदूज को टारगेट करने की चीज शुरू होती है, और इसका रीजन भी यही था, रेडिकलाइजेशन। सो कश्मीरी पंडित्स वेर टारगेटेड। 1989 आते आते एक हिट लिस्ट बनने लगती है कि ये प्रोमिनेंट कश्मीरी पंडित हैं, इन्हें गोली मार दी जाएगी, इस तरह के नोटिस बाजारों में चिपकाए जाने लगे। तो 1988 तक इंसर्जेंसी पूरी तरह से कश्मीर में आ चुकी थी। अलगाववाद, देश से अलग होने की घटनाएं, बंदूक लेकर बाजारों में घूमना, दहशतगर्दी, किसी भी दुकान के आगे चल जाकर गोलियां चला देना, ये सब ओपनली होने लगा था। ओपनली इंडिपेंडेंस की या इस्लामिक रूल इन कश्मीर की बात होती थी, निजाम मुस्तफा के नारे लगाए जाते थे, दैट मींस इस्लामिक रूल शुड बी एस्टैब्लिश्ड इन कश्मीर। और ये सब कुछ JKLF और जमाते इस्लामी जैसे संगठन कर रहे थे, और इसको पूरा सपोर्ट पाकिस्तान का मिल रहा था। यू कैन फाइंड मल्टीपल स्पीचेस ऑफ देन प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बेनजीर भुट्टो। तो ये बेनजीर भुट्टो ओपनली कहा करती थी कि हम भारत के खिलाफ जिहाद को स्पॉन्सर कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, इंडिया कुछ नहीं कर सकता, और इस तरह की बहुत सारी स्पीचेस इन्होंने दी थी जो इस अलगाववाद को और तेज कर देती हैं। यहां पर एक छोटा सा रोल अमेरिका और CIA का भी है। देखिए, अमेरिका पैसा और हथियार मुहैया करा रहा था पाकिस्तान और ISI को सोवियत से लड़ने के लिए, अफगानिस्तान के जिहादियों को सप्लाई करने के लिए, लेकिन वहां तो खत्म हो गया था, लड़ाई ऑलमोस्ट खत्म हो गई थी 88 तक। तो अब वही पैसा और वही हथियार पाकिस्तान और ISI ने डाइवर्ट कर दिए टुवर्ड्स कश्मीर। तो इनके पास इतना पैसा कहां था कि ये पूरा कश्मीर में अलगाववाद को जन्म दे दें, लेकिन ये वाला जो पैसा है बड़े स्तर पर इन्हें गल्फ कंट्रीज से भी मिल रहा था फॉर द रेडिकलाइजेशन, और हथियार वगैरह इन्हें अमेरिका से मिल रहे थे। तो CIA इस बात को समय रहते भांप नहीं पाया, जब तक उन्हें समझ में आया 91 तक, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। और
काफी पैसा और हथियार यहाँ कश्मीर में डाइवर्ट हो चुके थे। और पैसे के साथ साथ मैन पावर भी इनके पास अच्छा था, क्योंकि अब कई पाकिस्तानी लोग जिन्होंने अफगानिस्तान में लड़ाई लड़ी थी सोवियत यूनियन के खिलाफ, वो ट्रेन हो चुके थे, 5-7 साल से लड़ाई चल रही थी। सो दे वर वेरी मच एक्सपीरियंस्ड, वेल ट्रेन्ड। उन्हें अब पीओके भेजा जा रहा था कि इन्हें ट्रेन करो, कश्मीर के लड़कों को ट्रेन करो और खुद भी चले जाओ सीमा पार और वहां पर जाकर आतंकवाद को बढ़ावा दो। ऐसे ही माहौल में अगस्त 1989 में कश्मीर में कई प्रोमिनेंट लोगों की हत्याएं शुरू होती है। शुरू में कई पॉलिटिकल लीडर्स की भी हत्या हुई थी जो नेशनल कॉन्फ्रेंस या कांग्रेस से जुड़े हुए थे। मुस्लिम लीडर्स थे, उनको भी मार दिया गया। लेकिन धीरे धीरे टारगेट्स अक्टूबर ऑनवर्ड्स कश्मीरी पंडित बनते हैं। अक्टूबर नवंबर में कई प्रोमिनेंट कश्मीरी पंडित्स, जिनमें हाई कोर्ट के जजेस, दूरदर्शन के डायरेक्टर्स, इस तरह के लोग शामिल थे, दे आर वेरी सीनियर पीपल, उनकी हत्या होती है ओपनली। श्रीनगर के लाल चौक में लोगों की हत्याएं हो रही थी, कश्मीरी पंडितों की हत्या हो रही थी, पुलिस ऑफिसर्स की हत्या हो रही थी। कई लोग इस प्रकार से मारे जा रहे थे और सरकार कुछ नहीं कर पा रही थी। दिसंबर 1989 तक हालात बहुत बिगड़ गए थे। ओपनली कश्मीरी पंडितों के खिलाफ नारे लगाए जा रहे थे, मल्टीपल रैलीज होती थी। उन रैलीज में बंदूक लिए, कलाशनिकोव्स लिए लड़के शहरों में घूम कर ये कहते थे कि कश्मीरी पंडितों कश्मीर छोड़ दो। तो दिसंबर 1989 से ही ये स्थिति खराब हो जाती है। 4 जनवरी 1990 को अखबारों में नोटिस छपा। लोकल जो उर्दू न्यूज़पेपर्स थे, अल सफ़ा नाम का एक न्यूज़पेपर काफ़ी पॉपुलर था वहाँ पर, तो उस उर्दू न्यूज़पेपर में ऑफिशियली ये नोटिस छपता है कि सारे पंडित घाटी छोड़ दें और अगर नहीं छोड़ोगे तो आपको मार दिया जाएगा। और ये मारने की धमकियां ही नहीं दी जा रही थी, बल्कि लोगों को एक्चुअली में मारा जा रहा था। और हिट लिस्ट सर्कुलेट हो रही थी, जगह जगह बाजारों में लिस्ट चिपकाई जा रही थी कि इस शहर के ये 10 प्रोमिनेंट पंडित हैं, इस तारीख तक गांव छोड़ दो, शहर छोड़ दो, नहीं तो आपको मार देंगे। और कईयों को मार भी दिया गया। कश्मीरी पंडितों की दुकानों पर, बिजनेसेस पर बम फेंके जाते हैं, गोलियां चलाई जाती है, कई सारी एक्सप्लोजिव और इन्फ्लेमेटरी स्पीचेस दी जाती है मस्जिदों से। खास करके 19 जनवरी की रात को, वो दहशत की रात, जब कश्मीर की सभी मस्जिदों से एक साथ ये आवाज निकली कि पंडितों या तो कन्वर्ट कर जाओ, आइदर यू कन्वर्ट और यू लीव कश्मीर, या तो कश्मीर छोड़ दो या फिर आपको मार दिया जाएगा। तो ये जो नारा है, ये हर माइक से, हर मस्जिद से कश्मीर में निकला था 19 जनवरी की रात को। और याद रखिए, ये वो समय है जब मेथड, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन नहीं थे, केवल टेलीफोन हुआ करता था, वो भी सभी के पास नहीं था। देयर वाज नो मोबाइल, नो सोशल मीडिया, नो व्हाट्सएप। लेकिन उसके बावजूद इतने बड़े स्तर का कोऑर्डिनेशन किया गया और पूरे कश्मीर की मस्जिदों से 19 जनवरी की रात को ये प्रोवोकेटिव कम्युनल स्पीचेस दी गई, थ्रेटनिंग स्लोगन्स दिए गए और कहा गया कि कल सुबह आपको छोड़ना पड़ेगा कश्मीर को। इससे कई लोग डर जाते हैं। और डर क्यों नहीं जाएंगे, जब मारा जा रहा है, 2-3 महीनों से लोग मारे जा रहे हैं कम्युनिटी के, तो उनको रातों रात कश्मीर छोड़ना पड़ा। 20 जनवरी से ये पलायन का सिलसिला चालू होता है। जिसे जो मिला, किसी को टैक्सी मिली, ट्रक मिला, कोई बस मिली, उसमें वो बैठकर केवल अपने हाथ में जितना सामान आ सकता है वो सामान लेकर लोग निकल पड़ते हैं अपने घरों से। किसी को नहीं पता था कि हम वापस कब आएंगे। सभी को लगा कि शायद 2 महीने 4 महीने के लिए जा रहे हैं, थोड़ा माहौल ठीक नहीं है, वापस आ जाएंगे। लोग अपने पुराने घरों को, अपने पुश्तैनी घरों को, बड़ी बड़ी कोठियों को छोड़कर जा रहे थे। उन्हें नहीं पता था कि हमें कितना सामान ले जाना चाहिए। ज्यादातर लोग जो अपने तन पर कपड़ा था बस उसे पहनकर और थोड़ा बहुत सामान लेकर निकले। और 20 जनवरी 21 जनवरी को यह सिलसिला शुरू होता है निकलने का पंडितों का, और ये चलता रहा। एक ही रात में सारे निकलकर नहीं आ गए थे, बट विद इन द नेक्स्ट 3 मंथ्स ऑलमोस्ट 1 लाख पंडितों ने कश्मीर घाटी छोड़ दिया। और जो 1.5 लाख थे उनमें से ज्यादातर पंडितों ने 1 साल 2 साल के अंदर अंदर कश्मीर छोड़ दिया था। आज के समय हालात ये है कि केवल 800 परिवार कश्मीर में रहते हैं। पंडित परिवारों की बात कर रहा हूं, ऑलमोस्ट 800 फैमिलीज, विच इज समवेयर अराउंड 2000-2500 पीपल, दे लिव इन कश्मीर एज ऑफ राइट नाउ। तो केवल चंद कश्मीरी पंडित अब घाटी में बचे थे। और ये पंडित जब निकलते हैं तो इनके हालात बहुत ही खराब थे। जो लोग जम्मू पहुंचते हैं, जम्मू में उन्हें लगता है कि हमारे लिए सरकार व्यवस्था करेगी, कोई व्यवस्था नहीं थी। एक कैंप स्थापित किया गया, धीरे धीरे कैंप बनाया गया। दिल्ली कई लोग चले गए थे जिनके पास थोड़ा पैसा था, दिल्ली में फ्लैट वैट था किसी का, या कोई रिश्तेदार थे दिल्ली में, तो वो वहां चले गए। लेकिन जो गरीब था, जो मिडिल क्लास था, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था। वो जम्मू के टेंट में रह रहा था, जम्मू में तंबुओं में वो लोग अपना जीवन बसर कर रहे थे, जिनके पास एक रात पहले तक अपना खुद का घर, अपना खुद का मकान था। तो मार्च और अप्रैल तक ये पलायन का सिलसिला जारी रहता है और लगातार पंडितों की हत्या भी होती रहती है। तो पंडितों को 20 जनवरी को भी मारा गया था, कई लोगों को अप्रैल मार्च तक मारा जाता है। अब कितने लोग यहां से पलायन करके गए, तो देखो एस्टिमेट बहुत सारे हैं। कई अकाउंट्स ये कहते हैं, ऑफिशियल अकाउंट्स 1 लाख समथिंग का आंकड़ा देते हैं, अनऑफिशियली अकाउंट्स कहते हैं कि 4 लाख पंडितों ने छोड़ा। लेकिन ये थोड़ा सा बढ़ा हुआ आंकड़ा लगता है, क्योंकि जो 1981 का सेंसस था उससे हम ये गेज कर सकते हैं कि 4 लाख तो आबादी नहीं थी, बट यस इट वॉज मोर देन 1.5 लाख डेफिनेटली। और लगभग सभी पंडितों ने अगले कुछ महीनों में घाटी को छोड़ दिया था। कितने पंडित मारे गए, इसका ऑफिशियल आंकड़ा जो है वो केवल 219 का है, लेकिन कई रिलायबल सोर्सेज जो हैं वो डेफिनेटली बताते हैं कि ये आंकड़ा 400 to 600 के बीच में है। 400 से 600 पंडितों को ओवर द पीरियड ऑफ नेक्स्ट फ्यू मंथ्स
इनकी हत्या करी जाती है। मतलब मैं बात कर रहा हूँ नवंबर 1989 से लेकर अराउंड द एंड ऑफ 1990, तो ये एक साल का जो समय है उसमें ऑलमोस्ट 400 to 600 पंडितों को मारा भी गया, और ऑफिशियल आंकड़े 219 का नंबर देते हैं। तो देखिए, एक भी व्यक्ति की हत्या वो गलत है, हम इसे आंकड़ों में जस्टिफाई कभी कर ही नहीं सकते। आप हो सकता है कि कुछ लोगों की बात सुने कि अगर 200 लोग मारे जाते हैं तो क्या बड़ी बात है, 200 लोग तो भारत में कई दंगों में मारे गए हैं, बिल्कुल, और उन दंगों में भी जो मारे गए हैं वो भी गलत है, ये भी गलत है, वो भी गलत है। एक भी व्यक्ति की हत्या अगर धार्मिक कारणों से होती है, दंगों के कारण होती है, वो गलत है, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुस्लिम्स हो। और कश्मीरी पंडितों ने उस समय जो झेला, जो कश्मीरी पंडितों की जो पीड़ा है, वो शायद कोई मूवी, कोई डॉक्यूमेंट्री बयान नहीं कर सकती है कि इंसान अंदर से क्या फील करता है जब वो अपना घर छोड़कर जाता है, जब वो अपनी आंखों के सामने अपने परिवार वाले लोगों को मरते हुए देखता है, तो उसकी क्या पीड़ा है वो शायद हम और आप और हम कभी नहीं समझ पाएंगे। वो जिन्होंने एक्सपीरियंस किया है वो वही समझ सकते हैं। लेकिन अभी फिल्म के अंदर जो मेन कंट्रोवर्सी हो रही है वो ये कि उस समय किसी ने कुछ किया क्यों नहीं, कौन जिम्मेदार है। तो इसको लेकर अभी एक देखिए रिलीजियस और साथ साथ में पॉलिटिकल पोलराइजेशन चल रहा है। कुछ ही दिन पहले केरला कांग्रेस के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट किया गया था जिसमें उन्होंने एक 2021 की आरटीआई का डेटा क्लेम करते हुए बताया कि हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों के लोगों को मारा गया था इस सेपरेटिस्ट इंसर्जेंसी में, मिलिटेंसी में 1986 और 92 के दौरान, जो मिलिटेंसी के वन ऑफ द वर्स्ट ईयर्स थे। और यहाँ पर इन्होंने जो बात लिखी थी वो हिंदू मुस्लिम की जो राजनीति है पूरी तरह से गलत है, क्योंकि यहाँ पर ऐसी बातें लिखी गई थी कि मोर मुस्लिम्स वर किल्ड देन कश्मीरी पंडित्स। तो आप उसे ये भी देखिए ना कि आबादी के संदर्भ में देखिए कि कितने प्रतिशत मुस्लिम है, कितने प्रतिशत हिंदू हैं। हालांकि मैं फिर से ये बात रिपीट करना चाहता हूं कि एक भी व्यक्ति, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, उसकी मौत गलत है अगर वो आतंकवाद के कारण हो रही है, मिलिटेंट्स के हाथों हो रही है, आतंकवादियों के हाथों हो रही है। इट इज कंप्लीटली रॉन्ग। लेकिन आरटीआई का जो डेटा है वो मैं आपके सामने भी शेयर कर देता हूं। तो ये आरटीआई रिस्पॉन्स में जम्मू कश्मीर के एडमिनिस्ट्रेशन ने बताया कि 1.54 लाख जो कश्मीरी पंडित थे, उनमें से 1,35,000 जो कश्मीर घाटी छोड़कर गए उस समय, वो कश्मीरी पंडित थे। तो जो डेटा मैंने आपको बताया था वो यहीं से इस आरटीआई में भी सब्सटैंशिएट होता है, और जो सेंसस का डेटा है वहां से भी हम उसे मैच कर सकते हैं। तो पहली बात तो ये कि ऑलमोस्ट पूरी आबादी 85-90% आबादी यहाँ पर कश्मीरी पंडितों की घाटी से छोड़कर चली जाती है केवल कुछ ही महीनों के अंदर, और धीरे धीरे ये पलायन चलता रहता है। इट्स अ कांस्टेंट प्रोसेस फॉर द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। लेकिन कुछ लोग मुस्लिम थे, वो भी घाटी छोड़ने को मजबूर हुए थे क्योंकि उन्होंने कश्मीरी पंडितों का साथ दिया था। इनफैक्ट कई ऐसे प्रोमिनेंट मुस्लिम्स जिन्होंने कश्मीरी पंडितों के फेवर में बातें कही थी पब्लिकली, उन्हें गोली मार दी गई थी। उनमें सबसे प्रोमिनेंट नाम मैं आपको बताता हूं, मीर वाइज। तो मीर वाइज कौन होते हैं? ये कश्मीर के मुस्लिम्स के रिलीजियस लीडर हैं। तो आज के समय भी एक मीर वाइज हैं, उनके जो फादर थे उनकी हत्या कर दी गई थी 1990 में। तो मई 1990 में उनकी हत्या कर दी गई क्योंकि वो इकलौते सीनियर रिलीजियस फिगर थे जिन्होंने ये बात कही कि कश्मीरी पंडितों का कश्मीर छोड़कर जाना गलत है, उन्हें जो यहाँ से दहशत के साए में छोड़कर जाने को मजबूर किया जा रहा है, ये कंप्लीटली रॉन्ग है। तो उनकी भी हत्या कर दी गई। हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकवादियों ने हत्या करी थी, उन्हीं के घर में घुस के गोली मार दी थी उन्हें। और इस तरह से कई मुस्लिम्स को भी मारा गया था, और लगभग 18,500-19 हजार के आसपास मुस्लिम्स को भी घाटी छोड़कर जाना पड़ा था बिकॉज ऑफ द थ्रेट दे एंड देयर फैमिलीज वेर फेसिंग। तो देखिए, अब इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर आती है? तो जहां तक पॉलिटिक्स की बात है, दोनों पॉलिटिकल पार्टी एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाएंगी, लेकिन जो सच्चाई क्या है वो मैं आपको बता देता हूं। उस समय गवर्नर, यस, जगमोहन वॉज द गवर्नर, लेकिन वो 19 जनवरी को अपॉइंट किए गए थे। जगमोहन बाद में आरएसएस बीजेपी से जुड़ गए थे, बीजेपी के टिकट पर उन्होंने 96 का इलेक्शन भी लड़ा था। सो यू कैन कॉल हिम अ बीजेपी मैन, लेकिन उसके पहले वो कांग्रेस के बहुत ही खास थे। ही वॉज अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ संजय गांधी। इनफैक्ट 1980s में पहले भी उनको गवर्नर बनाकर भेजा गया था, और गवर्नर के रूप में वो बहुत पॉपुलर थे कश्मीर में। फिर 1990 में 19 जनवरी को ही उन्हें वहां भेजा गया था। लेकिन जिस दिन जगमोहन को गवर्नर के रूप में अपॉइंट किया गया, उसी दिन फारूक अब्दुल्ला ने इस्तीफा दे दिया था। तो फारूक अब्दुल्ला जो दिसंबर के समय से ही केंद्र सरकार से नाराज थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया कि मैं जगमोहन के अपॉइंट करने के खिलाफ हूं यहां पर गवर्नर। आप दिल्ली से केंद्र की सरकार सत्ता चलाना चाहती है कश्मीर की, वो गलत है। सो ही रिजाइंड। तो जिस दिन ये सब कुछ हो रहा था ना कश्मीरी पंडितों के साथ, उस दिन प्रैक्टिकली कोई गवर्नमेंट नहीं थी जम्मू कश्मीर में। देयर वाज नो एडमिनिस्ट्रेशन, नो लॉ, नथिंग, क्योंकि कोई है ही नहीं। फारूक अब्दुल्ला इस्तीफा दे चुके हैं। गवर्नर 19 जनवरी को आकर जम्मू में पहुंच पाए, ही कुड नॉट रीच श्रीनगर, क्योंकि उस दिन बर्फबारी वगैरह हो रही थी, तो मौसम खराब था, हेलीकॉप्टर लैंड नहीं कर पाया उनका। तो वो जम्मू में अटके हुए हैं। 2 दिन लगे उन्हें, 21 जनवरी को वो पहुंचते हैं श्रीनगर, और फिर आते ही उन्होंने कर्फ्यू लागू किया, और काफी स्ट्रिक्ट कर्फ्यू लॉकडाउन के रूप में वहां पर लगा दिया गया। कई सदस्य कांग्रेस के और अन्य सोशल मीडिया यूजर्स ये भी कह रहे हैं कि केंद्र में सरकार थी वीपी सिंह की, और उस सरकार को समर्थन दे रही थी भाजपा। इस फोटो में आप देख सकते हो उस समय के जो प्रोमिनेंट लीडर्स हैं, इनमें वाजपेयी जी और आडवाणी जी भी आपको यहाँ नजर आएंगे। ये फैक्ट सही है, इसमें कुछ गलत नहीं है।
लेकिन मैं आपको ये एक और बात बता देता हूं कि ये सरकार केवल 1.5 महीने पुरानी थी। इट वॉज जस्ट 1.5 मंथ्स ओल्ड। 2 या 3 दिसंबर को प्रधानमंत्री ने शपथ ली थी। नवंबर 1989 में चुनाव हुए थे। ओके, दिसंबर के पहले हफ्ते में शपथ ली थी वीपी सिंह ने एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। बीजेपी वॉज सपोर्टिंग दिस गवर्नमेंट। यस, तीसरे मोर्चे की ये सरकार थी, बीजेपी इसे समर्थन दे रही थी, बीजेपी वॉज पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट। लेकिन क्या 1.5 महीने की सरकार का कारण है कि ये सब कुछ हुआ? नहीं। पॉलिटिकल हिस्ट्री का संदर्भ देखिए आप। मैंने आपको 80s से जो घटनाक्रम चला रहा है वो पूरा बताया। क्या वीपी सिंह सरकार ने इस पूरी घटना को रोकने के लिए ठोस कदम उठाए? इसका जवाब डेफिनेटली नहीं है। अगर केंद्र सरकार चाहती तो आर्मी, सीआरपीएफ, बीएसएफ काफी कुछ डिप्लॉय किया जा सकता था। सिक्योरिटी फोर्सेस कुड हैव बीन सेंट टू कश्मीर। लेकिन वो पूरे दिसंबर महीने और जनवरी के महीने में कुछ नहीं करते हैं। वो हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे और जनवरी में ये हिंसा इतनी बढ़ गई कि पंडितों को घाटी छोड़कर जाना पड़ा। सरकार के कुछ ना करने के खिलाफ ऑपोजिशन के लीडर राजीव गांधी ने पार्लियामेंट के बाहर प्रोटेस्ट भी किया था। ये बात भी सच है। और बीजेपी गवर्नमेंट का हिस्सा बनी रहती है एक और साल के लिए। टिल नवंबर 1990 दे वर पार्ट ऑफ दिस गवर्नमेंट। जब वो अडवाणी जी के रथ को रोका गया था उस समय फिर फाइनली बीजेपी इस गवर्नमेंट को छोड़ देती है और सत्ता गिर जाती है। वीपी सिंह प्रधानमंत्री के पद से हट जाते हैं। एक्चुअली ये पूरा पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का टाइम पीरियड है इंडिया में। ये जो 2 साल का टाइम पीरियड था 89 से लेकर 91 का, इसमें 2 प्रधानमंत्री रहे, सरकार इतनी मजबूत नहीं थी और ये वर्स्ट टाइम था इस क्राइसिस के होने के लिए। तो अब आप खुद सोच लीजिए कि ये कौन चुनकर बैठा था कि एक कमजोर सरकार देश में बनी है और इस समय ही मिलिटेंसी को सबसे पीक पर, चरम पर ले जाया जाए। ऑफ कोर्स देयर वाज अ लॉट ऑफ प्लानिंग गोइंग ऑन विद पाकिस्तान एंड आईएसआई, जिन्होंने पूरा समय देखकर इसको प्लान आउट किया था। लेकिन हमें एज अ इंडिया, एज अ कंट्री, एज अ गवर्नमेंट वी कुड हैव डन मच मोर टू स्टॉप दिस। लेकिन सरकार उस समय कुछ नहीं कर पाती है। तो ये उस समय की लोकसभा का ब्रेकडाउन मैं आपको बता रहा हूं। आप देख सकते हैं यहाँ पर थर्ड फ्रंट की गवर्नमेंट थी। कांग्रेस वॉज द लार्जेस्ट ऑपोजिशन पार्टी एट दैट टाइम और बीजेपी की जो गवर्नमेंट है जिसके 85 एमपीज थे, दे वर सपोर्टिंग दिस वीपी सिंह गवर्नमेंट। और 2 दिसंबर को इन्होंने शपथ ली थी और 1 साल तक इनकी सरकार चली थी। उसके बाद कुछ महीनों के लिए चंद्रशेखर प्रधानमंत्री बने थे और ये भी सरकार गिर गई थी। 91 में फिर से इलेक्शन होते हैं, राजीव गांधी पूर्व प्रधानमंत्री की हत्या हो जाती है, कांग्रेस फिर से पावर में आती है, पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री देश के बन जाते हैं। तो कश्मीर के इस पूरे घटनाक्रम का जिम्मेदार कौन है? यस, टू सम एक्सटेंट वीपी सिंह एंड हिज गवर्नमेंट वॉज रिस्पॉन्सिबल। अगर वीपी सिंह चाहते तो काफी कुछ कर सकते थे, लेकिन उनकी सरकार नहीं थी और एक बहुत बड़ी घटना थी जिन्होंने शायद उनके कदम रोक दिए या कदम थाम दिए। ही गॉट कोल्ड फीट बिकॉज ऑफ वन इंसिडेंट। और वो इंसिडेंट क्या था? देश के गृह मंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी का किडनैपिंग। तो देखिए, मुफ्ती मोहम्मद सईद ये देश के पहले मुस्लिम गृह मंत्री बने थे। उस समय काफी बड़ी बात थी कि भारत में एक माइनॉरिटी से व्यक्ति को होम मिनिस्टर बनाया जा रहा है। 2 दिसंबर को इन्होंने शपथ ली थी और 6 दिन बाद 8 दिसंबर को इनकी बेटी, जो कि एक मेडिकल स्टूडेंट थी श्रीनगर के मेडिकल कॉलेज में, डॉक्टर रूबिया सईद, शी वॉज एन इंटर्न, इनको किडनैप कर लिया जाता है जब ये कॉलेज से अपने घर पर आ रही हैं। इनकी कोई सिक्योरिटी वगैरह नहीं थी। ये भी एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी लैप्स था। तो इन्हें सिक्योरिटी क्यों नहीं दी गई जब ये होम मिनिस्टर की बेटी हैं और डाउट था कि इनके परिवार पर हमला होगा? इनको कंटिन्यूसली धमकियां मिला करती थी मुफ्ती मोहम्मद सईद को, बिकॉज ही वॉज एसोसिएटेड विद कांग्रेस अर्लियर एंड देन विद वीपी सिंह गवर्नमेंट। खैर, 8 दिसंबर को रूबिया सईद की किडनैपिंग होती है और आतंकवादी कहते हैं कि हम गृह मंत्री की बेटी को तभी छोड़ेंगे जब इन आतंकवादियों को, हमारे साथियों को जेल से रिहा किया जाए। तो इन्होंने 4-5 आतंकवादियों के नाम दिए और उस समय सीएम फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि मैं इन आतंकवादियों को कश्मीर की जेलों में जो बंद हैं उन्हें नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि अगर आपने एक बार किसी को छोड़ दिया तो कल को दूसरे यहाँ के सीएम, यहाँ के अन्य मंत्रियों के बच्चों को किडनैप करना स्टार्ट किया जाएगा और ये सिलसिला नहीं रुकेगा। इन दैट पॉइंट फारूक अब्दुल्ला वाज एब्सोल्युटली राइट। लेकिन केंद्र सरकार जो है वो दबाव में आ जाती है। मुफ्ती मोहम्मद सईद एक देश के गृह मंत्री नहीं बल्कि एक पिता के रूप में सोचते हैं और ये बैक चैनल्स के थ्रू आतंकवादियों से बात करते हैं एंड अल्टीमेटली रूबिया सईद को छुड़वा दिया जाता है उन 5 आतंकवादियों के बदले में। ठीक है, 5 थे या 4 थे, मुझे याद नहीं है अभी एग्जैक्टली, बट हाँ, उन आतंकवादियों को छोड़ दिया गया 2 दिन के बाद में, 3 दिन के बाद में रूबिया सईद घर आ जाती है। लेकिन आतंकवाद के सामने भारत सरकार ने घुटने टेक दिए। यह आतंकवादियों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पड़ाव था। आप समझिए, दिसंबर, नई नई सरकार बनी है, गृह मंत्री देश का घुटने टेक चुका है आतंकवादियों के सामने, सरकार घुटने टेक चुकी है। इट वॉज अ बिग मैसेज टू द टेररिस्ट कि अब हम कुछ भी कर सकते हैं और सरकार झुकेगी। और दूसरी तरफ इससे नुकसान क्या होता है कि फारूक अब्दुल्ला जो चीफ मिनिस्टर थे वो केंद्र सरकार से पूरी तरह नाराज हो जाते हैं। इनफैक्ट फारूक अब्दुल्ला को धमकी दे दी गई थी केंद्र की तरफ से कि अगर आपने आतंकवादियों को रिहा नहीं किया तो आपको तो कल सुबह बर्खास्त कर दिया जाएगा सीएम के पद से, कल गवर्नर रूल लगा देंगे और इन आतंकवादियों को तो हम जेल से रिहा कर देंगे। ये बात फारूक अब्दुल्ला ने बाद में कई इंटरव्यूज में स्वीकार करी है कि मुझे ओपनली धमकी दी गई थी केंद्र से मंत्री भेजकर कि आपकी सरकार को गिरा देंगे अगर आप ये बात नहीं मानते हैं तो। लेकिन इसके बाद होता यह कि फारूक अब्दुल्ला काफी नाराज हो जाते हैं केंद्र से एंड अगले 2 महीने स्टेट बहुत ही असमंजस की स्थिति में है। गवर्नमेंट कुछ करना नहीं चाह रही है।
क्योंकि वो केंद्र से नाराज है, वो केंद्र के सर पर इसका पूरा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो डालना चाहती थी। सो फारूक अब्दुल्ला स्टॉप डूइंग एनीथिंग, और ये गलत था। और केंद्र सरकार भी गवर्नर रूल नहीं लगाती है। अल्टीमेटली 19 जनवरी को गवर्नर के रूप में जब जगमोहन को भेजा गया, इससे फारूक अब्दुल्ला और नाराज हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें समझ में आ गया था कि जगमोहन को भेजा ही इसीलिए गया है ताकि वो यहां पर एक तरह से इनडायरेक्टली गवर्नमेंट चला सकें। जैसे ही जगमोहन का अपॉइंटमेंट अनाउंस होता है 19 जनवरी को, याद रखिए ये सब कुछ पैरेलल में हो रहा है, पंडितों के खिलाफ नारे दिए जा रहे हैं, मस्जिदों से ऐलान किया जा रहा है, 19 जनवरी की रात है ये। उसी दिन जगमोहन को अपॉइंट किया गया था गवर्नर, और उसी दिन फारूक अब्दुल्ला ने इस्तीफा दे दिया। और कश्मीर में अगले 2 दिन कोई सरकार नहीं थी, कोई सरकार का नामो निशान तक नहीं था, पुलिस थाने खाली हो चुके थे, सारे ऑफिसर्स अपने घरों में बैठे थे। ये स्थिति थी जब कश्मीरी पंडितों के साथ जो आपको जुल्म मैंने बताया अभी, ये सब हुए थे। ओके, तो मुफ्ती मोहम्मद, और ये जो जगमोहन का अपॉइंटमेंट था ये भी मुफ्ती मोहम्मद सईद के कहने पर किया गया था, क्योंकि अब मुफ्ती मोहम्मद सईद प्रेशर में आ गए थे कि मैं होम मिनिस्टर हूं, मेरी बेटी छुड़वाने के लिए मैंने आतंकवादियों को रिहा कर दिया, सो वी नीड समवन स्ट्रांग इन कश्मीर जो फारूक अब्दुल्ला को भी कंट्रोल कर सके, आतंकवाद को भी रोक सके। तो जगमोहन को अपॉइंट करने का निर्णय इन्हीं का था। इन्होंने ही प्रधानमंत्री को कहा कि आप जगमोहन को भेजिए एज अ गवर्नर, और इससे बहुत नाराज हो जाते हैं फारूक अब्दुल्ला और वो रिजाइन कर देते हैं उसी दिन इन प्रोटेस्ट ऑफ जगमोहन अपॉइंटमेंट। अब कई लेखक, टिप्पणीकार, जर्नलिस्ट और कश्मीरी पंडित जगमोहन को इस पूरी त्रासदी का जिम्मेदार मानते हैं, और कई लोग कहते हैं कि जगमोहन की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। सच कहीं ना कहीं दोनों के बीच का है। मैं आपको बताता हूं कैसे। अगेन ये एक ऐसी सब्जेक्टिव बात है जिसमें आपका ओपिनियन कुछ और हो सकता है, मेरा कुछ और। मैं आपको दोनों नजरिए बताता हूं। कई लोग कहते हैं कि जगमोहन कंप्लीटली रिस्पॉन्सिबल है इस त्रासदी के लिए, कारण कि उन्होंने कश्मीर पहुंचते ही सबसे पहले रेडियो टीवी पे अनाउंस कर दिया कि अगर कश्मीरी पंडितों को अपनी जान का खतरा महसूस होता है तो वो कश्मीर छोड़कर जम्मू आ जाएं, सरकार उनके रहने खाने पीने की व्यवस्था करेगी, आपकी सिक्योरिटी का जिम्मा जम्मू में हम उठाएंगे, आप अपना घर छोड़कर तुरंत जम्मू की तरफ चल दें। तो कई कश्मीरी पंडित कहते हैं कि भाई आप हमें यहां पर सिक्योरिटी देते, आप कश्मीर को सिक्योर करते, उसकी बजाय आपने लोगों को यह कह दिया, मतलब सरकार ये कह रही है, गवर्नर ये कह रहा है कि आप अपना घर छोड़कर जम्मू चले जाइए, वहां पर आपकी व्यवस्था कर दी गई है। यह भी कहा गया था कि जैसे जो सरकारी कर्मचारी हैं अगर वो जम्मू जाते हैं तो उनको तनख्वाह वगैरह मिलती रहेगी। सो इट इज इनडायरेक्टली सेइंग कि आप घर छोड़कर चले जाइए, आप घाटी छोड़कर चले जाइए। सो यू आर पुशिंग और यू आर नजिंग द पंडित्स टू लीव द वैली। तो जगमोहन जिम्मेदार हैं, अगर वो चाहते तो ये स्टेटमेंट भी दे सकते थे कि हम सिक्योरिटी को यहाँ पर मजबूत करेंगे, हम यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर को मजबूत करेंगे, आप 10 दिन के लिए घर में रहिए, बाहर मत निकलिए, वी विल टेक केयर ऑफ द लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन। ही कुड हैव डन दैट। शायद केंद्र से आर्मी मंगवा सकते थे, बुलवा सकते थे, लेकिन उन्होंने ये नहीं किया। हालांकि आर्मी बाद में आ जाती है कुछ हफ्तों बाद, कुछ दिनों बाद ही, लेकिन कश्मीरी पंडितों का पलायन शुरू हो चुका था और उसके बाद उसे रोकना इम्पॉसिबल था। तो जगमोहन को कई लोग रिस्पॉन्सिबल मानते हैं और कई लोग ये कहते हैं कि ही इज नॉट रिस्पॉन्सिबल। वाई? बिकॉज उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो पूरी आतंकवादियों की है। आतंकवादियों ने गोली से मारकर पंडितों को डेली मारना शुरू कर दिया था, और अगर 20 जनवरी को वो घर छोड़कर नहीं जाते तो शायद उनके घर में घुसकर सभी को मार दिया जाता, इसकी पूरे चांसेस थे। तो ये बात भी कहीं ना कहीं सच है, बिल्कुल जान को खतरा था। जब आपकी जान को खतरा होता है तो आपका पहला इंस्टिंक्ट ये है कि सरकार चाहे कुछ भी कहे, पड़ोसी कुछ भी कहे, आप सबसे पहले अपना घर छोड़कर अपने आप को सिक्योर करने की कोशिश करेंगे। और जगमोहन ने तो अपनी तरफ से व्यवस्था करवाई जम्मू में। तो इसको लेकर काफी डिवाइसिव ओपिनियन है लोगों के बीच में। कई सारे लोग इनको जिम्मेदार मानते हैं, कई कहते हैं कि नहीं ये जिम्मेदार नहीं थे, इन्होंने अपनी तरफ से कोशिश करी, लेकिन हाँ नाकामयाब कोशिश थी। ही वॉज नॉट कंप्लीटली सक्सेसफुल इन ब्रिंगिंग बैक द पंडित्स और इवन स्टॉपिंग द पंडित्स फ्रॉम लीविंग। तो अब आपका इसमें क्या कहना है? ये आपका एक पर्सनल ओपिनियन हो सकता है। मैंने आपको दोनों तरफ के जो डिबेट के पॉइंट्स हैं वो बता दिए हैं कि सिक्के के दोनों पहलू क्या हैं। अब एक और बात बताता हूं। 21 जनवरी को एक और बड़ी घटना होती है जिसके लिए जगमोहन को जिम्मेदार ठहराया जाता है, गोकाडल मैसेकर। जब जगमोहन ने आकर ये कर्फ्यू लगाया तो उसके बाद सीआरपीएफ और पुलिस कई जगह छापे मारती है, लोगों से इलीगल हथियार बरामद करने की कोशिश करती है श्रीनगर शहर में। तो वहां पर क्या होता है कि प्रोटेस्ट शुरू हो जाते हैं इसके खिलाफ। 21 जनवरी की शाम को श्रीनगर का गोकाडल नाम का एक ब्रिज है, उस ब्रिज पर 300-400 लोगों की भीड़ इकट्ठा होती है और उस पर सीआरपीएफ फायरिंग चालू कर देती है। ऑफिशियल फिगर्स कहते हैं कि 28 लोगों की डेथ होती है, अनऑफिशियल फिगर्स कहते हैं कि 50 से 100 के बीच में लोग मारे जाते हैं। लोकल कश्मीरी इससे काफी नाराज हो गए कि 50-100 लोगों को कैसे मार दिया गया, सीआरपीएफ ने गोलियां क्यों चला दी। तो ये गोकाडल मैसेकर जो है ये भी स्थिति को और ज्यादा तनावपूर्ण कर देता है। ऑलरेडी पिछले 2 दिन से कश्मीरी पंडितों के खिलाफ इस तरह की भावनाएं बह रही हैं, इस तरह के नारे दिए जा रहे हैं, और ऊपर से कश्मीरी का मैसेकर हुआ तो यहाँ पर इसको इस्तेमाल करके और ज्यादा प्रोपेगेंडा फैलाया गया कि देखो इंडियन स्टेट जो है वो कश्मीरी पंडितों को बाहर निकालना चाहता है ताकि हम लोगों पर गोलियां चलवाई जाए। तो ये भी एक उस समय का एक पॉपुलर कॉन्स्पिरेसी थियरी बन गया था। एनीवेज, तो जगमोहन के रोल के ऊपर कई सारी टिप्पणियां आप देख सकते हैं। राहुल पंडिता इज अ वेरी फेमस कश्मीरी पंडित ऑथर। इन्होंने कई किताबें भी लिखी है। आवर मून हैज ब्लड क्लॉट नाम की इनकी एक काफी अच्छी किताब है। इन्होंने भी उन दिनों के घटनाक्रम पर काफी बातें लिखी हैं, कही हैं इनके ट्वीट्स में, इनकी किताबों में। आप चाहें तो इन्हें पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं।
और जगमोहन के रोल को लेकर भी इन्होंने काफ़ी कुछ लिखा है। अच्छा, जो आरटीआई की चर्चा मैंने कुछ मिनट पहले करी थी, उसमें यह भी बात बताई गई है कि पिछले 30 सालों में आतंकवादियों ने कश्मीर में 1750 लोगों की हत्या करी है, जिनमें से 89 कश्मीरी पंडित हैं और बाकी अन्य धर्मों के हैं, जिसमें मेनली मुस्लिम्स ही हैं, शामिल हैं। तो ये बताता है कि केवल हिंदू ही नहीं बल्कि मुस्लिम्स को भी मारा गया है। और ये बात भी बिल्कुल सच है, गलत नहीं है, कि कश्मीर घाटी में पिछले 30 सालों में हजारों की संख्या में मुस्लिम्स को भी मारा गया है। इट इज़ नॉट जस्ट हिंदूज, बट येस, जो हिंदू पंडितों के साथ हुआ वो एक अलग स्तर की हिंसा थी। वो एक बड़ा पलायन करने पे उन्हें मजबूर किया गया, पूरी की पूरी पॉपुलेशन को वहां से जाना पड़ा छोड़कर, क्योंकि उनकी जान पर खतरा बनाया था, उनकी इज्जत पर, उनकी बहन बेटियों पर और उनकी डे टू डे एक्टिविटीज पर खतरा था। इस खतरे के माहौल में, इस जान से मारने की धमकियों के बीच में कोई कैसे रह सकता है? देखिए, जो 1990 में हुआ, ये हम मान सकते हैं कि अनफॉर्चुनेटली भारत के लिए एक बहुत खराब समय था। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी, कमजोर सरकार थी, कुछ नहीं कर पाई, ना वीपी सिंह ने कुछ किया, ना उनके बाद चंद्रशेखर ने कुछ किया। लेकिन उसके बाद तो स्टेबिलिटी आ गई थी। 91 के बाद तो 5 साल कांग्रेस की सरकार थी, उसके बाद कई सालों तक अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी। लेकिन क्या पंडितों को फिर से घाटी में बसाने के लिए या पंडितों को प्रॉपर सुविधाएं देने के लिए कुछ हुआ? तो देखिए, पीस मील एफर्ट्स हुए हैं। पीस मील का मतलब है छोटे मोटे एफर्ट्स, कहीं कुछ हुआ है। कई उत्तर भारत के कॉलेजेस में पंडित बच्चों के लिए रिजर्वेशन कर दिया गया, मेडिकल कॉलेजेस एक्सेट्रा में 1 या 2 सीटें कई जगह रिजर्व हो गई। उनसे डोमिसाइल सर्टिफिकेट्स वगैरह नहीं मांगे जाते थे। कई सारे एडमिशन में उन्हें जैसे लीविंग सर्टिफिकेट या टीसी जो होती है उसके बिना एडमिशन्स दे दिए गए। तो ये तो बेयर मिनिमम चीज़ें हैं जो हम अपने देश के लोगों के लिए कर सकते हैं, लेकिन इसको भी सरकारें गिनाती हैं कि हमने ये सब किया। तो इस तरह के एफर्ट्स डेफिनेटली हुए। लेकिन आज भी जम्मू में एक बहुत बड़ा कैंप है जहां पर वो कश्मीरी पंडित रह रहे हैं। इट हैज़ बीन मोर देन 32 ईयर्स टू बी स्पेसिफिक। आज भी कई हजारों लोग जम्मू के उन कैंप्स में रह रहे हैं। देखो, जो थोड़ा अमीर था, जो थोड़ा अपर मिडिल क्लास था, वो कहीं ना कहीं शिफ्ट हो गया। उसने दिल्ली में कहीं कोई छोटा मोटा घर खरीद लिया, अपने बच्चों को कॉलेज में दाखिला दिला दिया। लेकिन जो गरीब पंडित था, जिसके पास ना कोई पैसा था, जो केवल अपने तन पर जो कपड़े थे वो पहनकर निकला था अपने घर से, वो कैसे सर्वाइव करेगा, वो कैसे रहेगा? और वो लोग आज भी कैंप्स में रह रहे हैं। भारत सरकार ने कई बार कोशिश करी है कि पंडितों को फिर से घाटी में रीसेटल किया जाए, और लगभग 3000 लोग आज की तारीख में 2022 में कश्मीर में वापस गए भी हैं। बट मोस्टली दे आर दोज पीपल जिनको नौकरियां दी गई है वहां पर सरकार के द्वारा, तो वो सिलेक्टेड अमाउंट्स में कुछ शहरों में रह रहे हैं। 3000 बहुत ही कम संख्या है। आज जहां कश्मीरी पंडित 2-2.5 लाख होंगे जो विस्थापित हो गए, उनके परिवार बढ़ भी गए, उनमें से 3000 का आंकड़ा कोई मायने नहीं रखता है। इनफैक्ट ये भी लोग जताते हैं, ये भी सरकारें जताती हैं कि देखो हमने कितना कुछ किया पंडितों के लिए, या फिर जो शरणार्थी के रूप में अपने ही देश में थे। तो देखिए, एज अ गवर्नमेंट ये आपकी जिम्मेदारी है। एज अ गवर्नमेंट दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप इसको गिना नहीं सकते कि मैंने ये किया। ठीक है, आपने किया, वो सरकार की जिम्मेदारी थी। आप उसको ज़्यादा हाईलाइट करके बताएंगे तो ये ऐसा महसूस होता है जैसे कोई किसी पर एहसान कर रहा है। 2022 फरवरी में पार्लियामेंट में एक सवाल पूछा गया था कि कितने कश्मीरी पंडितों को रिस्टोर किया गया है, वापस कश्मीर भेजा गया है पिछले 5 सालों में। तो ये जो अभी की सरकार है, भाजपा की सरकार है, एनडीए की सरकार है, इसने ऑफिशियली पार्लियामेंट में डेटा दिया कि हमने 610 कश्मीरी पंडितों को रीसेटल किया है। तो आप देख सकते हैं कि रीसेटलमेंट के आंकड़े कोई बहुत बड़े नहीं है। इनफैक्ट एक बड़ा प्लान मनमोहन सिंह ने 2008 में जारी किया था, जिसमें कश्मीरी पंडितों को घाटी में सेटल करने के लिए उनके लिए घर बनाने का प्लान था। लेकिन वो पंडित ही उसके खिलाफ थे। कारण क्या है कि ये प्लान कहता था कि कुछ एरियाज, जैसे मान लो कि एक फ्लैट बना दिया, उसमें 2000 पंडितों को वहां पर सेटल कर दिया, तो वो तो एक तरह का घेटो है ना। कल को अगर कहीं पर दंगा भड़कता है तो आकर लोगों को सीधा उस फ्लैट पर हमला करना है और सभी पंडितों को मारा जा सकता है। सो उस पॉलिसी के खिलाफ थे पंडित, खुद खिलाफ थे। उन्होंने मना कर दिया कि हमें ये प्लान मंजूर नहीं है। तो एक सीरियस अटेम्प्ट, जो बड़ा अटेम्प्ट हुआ था, वो प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के कार्यकाल में 2008 में हुआ था रीसेटलमेंट का। अभी भी रीसेटलमेंट के लिए जो बीजेपी गवर्नमेंट है, एनडीए गवर्नमेंट है, वो काफी कोशिशें कर रही है। लेकिन छोटे छोटे संख्या में पंडितों को वहां पे भेजा जा रहा है। मेनली उन्हें जिनको सरकारी नौकरियां जिनकी पहले थी, उन्हें कहा जा रहा है अब आप जाकर फिर से वहां ज्वाइन कीजिए, आपकी सिक्योरिटी इंश्योर करी जाएगी। तो सवाल ये उठता है कि कश्मीरी पंडित के हालात के लिए कौन जिम्मेदार है? देखो, पॉलिटिकल सिचुएशन क्या थी देश की, मैंने आपको बता दिया। प्रधानमंत्री वीपी सिंह थे, उसके पहले राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, और सीएम फारूक अब्दुल्ला थे। डेफिनेटली रिस्पॉन्सिबिलिटी सभी की है। लेकिन इस घटनाक्रम के होने के बाद 32 साल मिले हैं हमें। 32 साल भारत की सरकारों को मिले हैं पंडितों के हालात सुधारने के लिए, उनकी मदद करने के लिए। तो आप खुद देख लीजिए, डेटा आपके सामने है। 15 साल कांग्रेस यूपीए का शासन, 14 साल भाजपा एनडीए का शासन, और 3 साल तीसरे मोर्चे की सरकारें रही है। किसने क्या किया वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। तो ये है वो पूरी त्रासदी जो मैंने आपके सामने रखी। ठीक है, यहां पर कोई मेरा पर्सनल ओपिनियन नहीं है। ऑल आई हैव गिवन टू यू इज फैक्ट्स एंड प्योर फैक्ट्स।
तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेक्चर इंटरेस्टिंग लगा होगा, अच्छा लगा होगा। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। इस टेलीग्राम चैनल से आप पीडीएफ्स डाउनलोड कर सकते हैं। अगर यूपीएससी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो अनअकैडमी पर आप मुझसे और अन्य एजुकेटर्स से लाइव पढ़ सकते हैं। इसके लिए आप प्लस या आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन अवेल कीजिए। जो भी सब्सक्रिप्शन आप लेंगे उसमें आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा अगर आप महिपाल कोड का इस्तेमाल करते हैं तो। महीने के आपको 3000 रुपीज पे करने हैं एंड यू कैन स्टडी एंड प्रिपेयर फॉर योर यूपीएससी एग्जाम। ऑप्शनल के कोर्सेज भी यहाँ पर अवेलेबल हैं। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन आप लीजिए अगर आपको गाइडेंस की, मेंटरिंग की आवश्यकता है। कई लोगों के पास कोई गाइडेंस नहीं होती है, दे शुड गो फॉर दी आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। उसके अपने बेनिफिट हैं, 1-on-1 मेंटरशिप मिलती है, पर्सनल कोच आपको मुहैया कराए जाते हैं। इसके बहुत सारे बेनिफिट्स है जो यहाँ देख सकते हैं। अभी मेरा मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का लाइव कोर्स चल रहा है, सुबह 8 बजे इसकी क्लास होती है। इसका लिंक नीचे कमेंट्स में आपको मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसे आप जरूर ज्वाइन कीजिए अगर आपको हिस्ट्री मुझसे पढ़नी है, लाइव पढ़नी है तो। हमारे अनअकैडमी के जो पूरा वैल्यू ऑफरिंग हम आपको दे रहे हैं उसमें आपकी तैयारी बहुत ही बेहतर तरीके से होती है एंड वी गिव यू अ लॉट ऑफ फीडबैक। तो ये आपको और कोई प्लेटफॉर्म बेनिफिट नहीं देता है। हर हफ्ते नए बैचेस स्टार्ट होते हैं जिन्हें आप ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे एक्सपीरियंस स्टोर्स दिल्ली में ओपन हो चुके हैं, उनको जाकर एक्सपीरियंस कीजिए। कोई भी डाउट है कोर्स संबंधित तो इस नंबर पर कॉल कीजिए। ये स्पेसिफिकली मेरे लर्नर्स के लिए है। सारे कोर्सेज ईएमआई पर अवेलेबल है। सिविल सर्विसेज चैंपियनशिप आ रही है 27 मार्च को, जिसमें 15 करोड़ की स्कॉलरशिप्स आप जीत सकते हैं। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, कमेंट में, पिन कमेंट में, उसको जरूर आप ज्वाइन कीजिए। थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे।